बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम आपका जो टेस्ट हुआ है चैप्टर नंबर 1 to 6 तक, चैप्टर नंबर 1 to 6 चैप्टर तक जो आपका टेस्ट हुआ है उस टेस्ट को जो है हम सॉल्व करेंगे, उस टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है MCQs थे। हम जो है MCQs में सबसे पहले इनको जो है 1 by 1 देखते हैं MCQs को। अच्छा, MCQs नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें जो MCQs नंबर 1 है, इसमें डैश इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन वेयर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल utilizing modern scientific equipment for providing medical services to population। के ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल तमाम जो जदीद साइंटिफिक आलात हैं उसको इस्तेमाल करके लोगों तक जो है वो सेहत की अच्छी सहूलत जो पहुंचाती है वो क्या है जी। उसमें सबसे पहले था ऑप्शन हॉस्पिटल फार्मेसी, नंबर 2 था जी कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड बोथ बी ए एंड सी। अब इसमें देखें कि अगर हम हॉस्पिटल फार्मेसी को देखें कि वहाँ पर हम ऐसे कौन से साइंटिफिक इक्विपमेंट है जो यूज़ करते हैं, वो कोई भी नहीं है। हॉस्पिटल में हम मेडिकेशन डिस्पेंस करते हैं, मेडिकेशन के सुपरविजन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में भी हम बेसिकली जो है लोगों को एजुकेशन देते हैं, उन्हें मेडिकेशन के अकॉर्डिंग जो है उनको एजुकेशन देते हैं, अवेयरनेस देते हैं। हॉस्पिटल, अब बीइंग अ हॉस्पिटल को अगर हम डिस्कस करें, हॉस्पिटल एज अ डिपार्टमेंट अगर इंस्टीट्यूशन हम डिस्कस करें, तो वहाँ पर जो है क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर्स वगैरह मौजूद होते हैं। वो वहाँ पर जो जितनी भी साइंटिफिक इक्विपमेंट होते हैं मॉडर्न, जिस तरह जो है सिटी स्कैन हो गया, एक्सरे मशीन हो गया या अल्ट्रासाउंड हो गया, इस तरह की डिफरेंट जो है इक्विपमेंट यूज़ करके लोगों को जो है वो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो नंबर 1 में जो आ जाता है हॉस्पिटल आ जाता है, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच ऑल हॉस्पिटल डिपार्टमेंट वर्क? डॉक्टर्स, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड नंबर डी है जी पेशेंट। तो नंबर 2 में जो है वो कौन सा हॉस्पिटल का ऐसा जो है बेसिक पॉइंट है, सेंट्रल मरकजी जगह है कि पूरे का पूरा हॉस्पिटल उसी के ऊपर काम करता है, उसी को हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, उसी के लिए वर्क कर रहा होता है। अब उसमें डॉक्टर हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर के लिए तो काम नहीं करता, डॉक्टर जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, वो काम करते हैं हेल्थ केयर जो है पॉपुलेशन को हेल्थ केयर दे रहे होते हैं, वो एज अ वर्क कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल जो है उनके लिए काम नहीं कर रहा होता। डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी हो रही होती है लेकिन वो पेशेंट की हो रही होती है। हॉस्पिटल सर्जरी के लिए जो है वो नहीं चल रहा होता। सर्जरी ना भी हो तो तब भी हॉस्पिटल जो है वो रन कर रहा होता है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल मेडिसिन जो है वो हॉस्पिटल में रन कर रही होती हैं, लेकिन अगर मेडिसिन जो है वो ना भी हो तो ओपीडी क्लिनिक के अंदर भी जो है वो आप हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट मेडिकेशन बाज़ दफ़ा जो है बाहर से भी परचेज कर रहे होते हैं पेशेंट। सो डी ऑप्शन जो है ये जो है इस हवाले से बिल्कुल ठीक है कि हॉस्पिटल का जो सेंटर पॉइंट पेशेंट होता है, तमाम डिपार्टमेंट जो है हॉस्पिटल वो पेशेंट को फैसिलिटेट कर रहा होता है और पेशेंट होने से ही जो है वो हॉस्पिटल चलता है। पेशेंट हो गए तो डॉक्टर काम करेगा, मेडिकेशन जाएगी, मेडिसिन जाएगी या सर्जरीज होंगी। तो नंबर डी। अब नंबर 3 है जी प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल इज हेल्थ केयर, हेल्थ प्रोवाइडर एजुकेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, रिहेबिलिटेशन एंड ऑल ऑफ दी। अब इसमें जो है प्राइमरी फंक्शन जो है वो हॉस्पिटल का वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर एजुकेशन भी आ जाता है, उसमें प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ भी आ जाता है, रिहेबिलिटेशन यानी लोगों को जो है अगर उन्हें कोई हैबिचुअल डिजीज़ है, नशियात वगैरह या इस तरह की कोई भी उन्हें जो है ड्रग एडिक्शन हो गई है या कोई भी जो है एडिक्शन या कोई उनकी हैबिचुअल जो आदत बन चुकी है, उस हवाले से भी जो है वो हॉस्पिटल में ही उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। तो नंबर डी जो है वो इस हवाले से जो है वो ठीक है।
अब है जी नेक्स्ट है जी चैरिटी हॉस्पिटल इज़ टू बी कंसीडर्ड एज। अब चैरिटी के जो हॉस्पिटल हैं ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल नहीं होते, ये प्राइवेट लोग जो है कोई भी जो है वो इसको बना देता है चैरिटी बेस पर, लोगों की खिदमत के लिए अपनी मर्जी से बना देते हैं। गवर्नमेंट के जो है वो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल होते हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नहीं आता नंबर ए। बी में जो है टीचिंग हॉस्पिटल भी नहीं आता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नहीं आता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं। एंड नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चैरिटी हॉस्पिटल इज टू बी कंसीडर्ड एज नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आगे 5 MCQs है जी। नर्सिंग इज अ डैश प्रोफेशन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ हॉस्पिटल, सॉरी डैश पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। अब इसमें जो है एक्टिव, बेसिक, नोबल होता है, सेंट्रल पार्ट भी होता है, मर्कजी पार्ट भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ नंबर सी है जी हेल्थ केयर या इंटेग्रल, ठीक है, ये भी किसी हद तक ठीक हो सकता है। नंबर डी है जी, डी ऑप्शन है जी नोबल और इंटेग्रल। अब ये जो है ये ज़्यादा जो है मुनासिब आंसर है। नर्सिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, ये एक जो है इंतहाई जो है अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, खिदमतगारी का प्रोफेशन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ हॉस्पिटल, यानी ये इंतहाई जो है अहम हिस्सा है हॉस्पिटल का, ठीक है। अब इसके बगैर इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो इंतहाई अहम पार्ट या जुज़ या हिस्से को कहते हैं। अगर नर्सिंग ना हो तो पेशेंट को जो पेशेंट केयर जो है, मेडिकेशन जो है वो पेशेंट तक जो एडमिनिस्ट्रेशन करनी है वो कौन करेगा? डॉक्टर तो नहीं करेगा, डॉक्टर ने तो चेक करना होता है। फार्मासिस्ट जो है उसने मेडिकेशन जो है वो सुपरवाइज करनी होती है, डिलीवर करनी होती है। तो जो पेशेंट की ये जो मेडिकेशन होती है, उनकी केयर जो होती है, ये सारा जो है ये नर्सिंग ने करना होता है। तो नर्सिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन एंड इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। अब जो नंबर 6 है जी टोमोग्राफी मीन्स डाइसेक्शनल इमेज, क्रॉस सेक्शनल इमेज, फ्रंट इमेज एंड 2 डायमेंशनल इमेज। इसमें आएगा जी डाइसेक्शनल इमेज नहीं होता, क्रॉस सेक्शनल इमेज होता है। किसी भी चीज़ को लेकर उसको बीच में से आप सेंटर में से अगर उसको आप काटे तो वो होता है उसका क्रॉस सेक्शनल इमेज। तो इसमें आ जाता है जी नंबर बी, टोमोग्राफी मीन्स क्रॉस सेक्शनल इमेज। जनरल ऑब्स्टेट्रिकल इमेजेस मेनली डन। अब ये जो जनरल ऑब्स्टेट्रिकल इमेजेस जो होता है ये आमतौर पर ये जो जितने भी ये प्रेगनेंसी में जो हम इमेज लेते हैं या जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो वो वाले इमेज जो होते हैं वो आमतौर पर अल्ट्रासाउंड से लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आ जाएगा जी नंबर ए अल्ट्रासाउंड, नंबर बी डिजिटल एक्सरे, नंबर सी सीटी स्कैन और नंबर डी MRI। अब तो इसमें आएगा ए 7 का जी ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है वो ज़्यादा सेव होता है। अब MRI या CT स्कैन है तो इसमें जो है वो शुआएं जो होती हैं, रेडिएशन जो होती हैं वो अंदर जो बेबी होता है उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली इसमें ज़्यादातर बाज़ दफ़ा जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो यूज़ करते हैं जिनमें से शुआएं खारिज होती हैं। ऐसा मटीरियल जिनमें से शुआएं खारिज होती हैं वो बेबी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अल्ट्रासाउंड में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, तो इसलिए जो है इसमें आमतौर पर अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ करते हैं इमीडिएट। विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस फिजिशियन इज अनएबल टू डायग्नोज अ पेशेंट। अब फिजिशियन जो है कौन सी सर्विस के बगैर जो है पेशेंट को डायग्नोज या उसकी तशखीस नहीं कर सकता? पैथोलॉजी आ गया, बी ऑप्शन में रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या अदर MG। अब कुछ पेशेंट जो ऐसे होते हैं अब उसमें जो है वो रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे वगैरह या CT स्कैन वगैरह नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जांपल अब पेशेंट को हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस की उसकी रिपोर्ट होगी। अब उसमें जो है जब उसकी रिपोर्ट होगी तो उस रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा कि ये हेप C पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसी तरह जो है अब किसी पेशेंट में HB जो RBCs की कमी है तो हम उसकी ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं, उसमें हमें किसी भी किस्म की रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह, MRI, CT स्कैन नहीं चाहिए होता।
तो इसमें ऑप्शन जो ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन है ए, पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी जो है वो ज़्यादा जो है के बगैर, पैथोलॉजी के बगैर फिजिशियन इज अनएबल टू डायग्नोज द पेशेंट। रेडियोलॉजी के बगैर भी वो डायग्नोज हो सकता है, अल्ट्रासाउंड के बगैर भी डायग्नोज हो सकता है, एक्सरेज के बगैर भी डायग्नोज हो सकता है। अब नंबर 9 है जी, द पेशेंट स्टेज इन हॉस्पिटल फॉर फ्यू आवर्स इन एमरजेंसी इज कॉल्ड। अब अगर पेशेंट ने, चाहे वो एमरजेंसी है या ओपीडी है अब या वार्ड है, अब उसमें उसने कुछ घंटे के लिए अपनी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे बेड ऑक्यूपाई किया है, स्टे कर लिया है, तो ऐसे पेशेंट जो होता है वो इन पेशेंट के अंदर आता है, आउट पेशेंट में नहीं आता। ठीक है, वार्ड पेशेंट या ओपीडी पेशेंट, तो वार्ड पेशेंट भी इन पेशेंट ही होता है। अब नंबर 9 के अंदर जो है, जो ज़्यादा मुनासिब आंसर है वो है ए। इसमें वार्ड पेशेंट भी जो है वो सिमिलर लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, ओपीडी पेशेंट भी ऐसा ही है। ठीक है, उसमें भी कुछ घंटे लग जाते हैं। लेकिन जो एमरजेंसी के अंदर आएगा, तो एमरजेंसी में पेशेंट आया तो उसने एक बेड ऑक्यूपाई किया और कुछ घंटे के लिए वहाँ पे रहा, उसकी एमरजेंसी ट्रीटमेंट चली, तो वो इन पेशेंट बन जाता है। नंबर 10 है जी, द पर्सन हु इंश्योर्स द करेक्ट डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल बिलोंग्स टू। अब वो वाला आदमी जो हॉस्पिटल के अंदर डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग, ठीक है, मेडिसिन को मिक्सिंग करने में और उनको पेशेंट को देने में जो है वो जिम्मेदार होता है या उसको यकीनी बनाता है मेडिकेशन को, वो कौन होता है जी? वो फार्मासिस्ट, नर्सिंग डिपार्टमेंट और मेडिसिन फिजिशियन। अब इसमें जो है नंबर ए ऑप्शन, फार्मासिस्ट जो है वो ज़्यादा जो है वो सूटेबल है। नर्सिंग का ये काम नहीं होता कि वो कंपाउंडिंग करे, ना ही डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन का ये काम है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन जस्ट टू परचेज द मेडिकेशन, ठीक है, वो मेडिकेशन को परचेज करता है, मेडिकेशन को स्टोर भी कर लेता है और इन्वेंट्री को भी मेंटेन कर लेता है। लेकिन जो है कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग जो है उसका काम नहीं है, वो फार्मासिस्ट ही करता है। फार्मासिस्ट ही डिस्पेंस करेगा या फार्मेसी स्टाफ जो है वो डिस्पेंस करेगा और वही स्टाफ जो है वो कंपाउंडिंग करेगा, मिक्सिंग करेगा। कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग एरिया इज एसेंशियल फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी। अब ये जो है इसमें आप देखेंगे चारों ऑप्शन जो है वो एक जैसे हैं। अब इसमें कम्युनिटी फार्मेसी को अगर हम देखें, कम्युनिटी फार्मेसी में बेसिकली आप पेशेंट को एजुकेशन भी दे रहे होते हैं, उसको मेडिकेशन की अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं, आप वहाँ पर डिस्पेंसिंग भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है कंपाउंडिंग वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता, आप कंपाउंडिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्लिनिकल फार्मेसी में आप बेसिकली क्लिनिकल फार्मेसी में आप जो है डिस्पेंसिंग का आंसर कुछ ना कुछ हद तक डिस्पेंसिंग शामिल हो सकती है, लेकिन डिस्पेंसिंग अमूमन शामिल नहीं होती, ना ही कंपाउंडिंग। जो क्लिनिकल फार्मेसी है उसमें आप क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन देख रहे होते हैं, उसका ड्रग रिव्यू, उसकी ड्रग को जो है वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं, उसकी जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, कितनी मेडिकेशन जानी है, उसकी डोज क्या है, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं, तो उसकी जो ड्रग थेरेपी है उसको आप जो है वो सुपरवाइज करते हैं। कंपाउंडिंग फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी में आप जो है ड्रग्स को, मुख्तलिफ मेडिकेशन को या ड्रग्स को जो मिक्स तो कर रहे होते हैं, मिला तो रहे होते हैं, लेकिन डिस्पेंसिंग नहीं कर रहे होते। तो जो नंबर ए ऑप्शन है हॉस्पिटल फार्मेसी, अब हॉस्पिटल में आप मुख्तलिफ ड्रग्स को, डिफरेंट ड्रग्स की आप मिक्सिंग कर रहे होते हैं और मिक्सिंग करने के साथ साथ आप पेशेंट को डिस्पेंस भी कर रहे होते हैं। चाहे वो वार्ड पेशेंट है वहाँ भी डिस्पेंसिंग हो रही है, और ओपीडी पेशेंट है या आपके पास डायरेक्ट पेशेंट आया है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, उसको भी आप मेडिकेशन जो है वो डिस्पेंस कर रहे होते हैं। तो इसमें नंबर ए जो है ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब नंबर 12 जो है हॉस्पिटल फार्मेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ HOD विच मस्ट बी क्वालिफाइड इन फार्मेसी, यानी वो फार्मासिस्ट होना चाहिए, फार्मेसी के अंदर क्वालिफाइड होना चाहिए। मेडिसिन सर्जरी वगैरह में जो है वो फार्मेसी को सर्जन जो है या कंसल्टेंट मेडिसिन वगैरह के जो क्वालिफाइड पर्सन है वो फार्मेसी में जो है उनका अमूमन काम नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क एंड स्टीराइल इज कंसर्न विद हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, बोथ बी एंड सी। अब इसमें जो है ऑप्शन ए जो है वो ज़्यादा
जो है वो करीब है वो ठीक है। बी जो है उसमें कुछ ना कुछ हद तक हो सकता है कम्युनिटी फार्मेसी में, बल्क और स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग क्लिनिकल में नहीं होता। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है इसमें। उसमें बल्क यानी बहुत ज़्यादा हम मेडिकेशन जो है वो मिक्सिंग कर रहे होते हैं, कुछ नई मेडिकेशन ऑइंटमेंट क्रीम्स वगैरह जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कुछ ये जो TPN वगैरह हम प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह जो स्टीराइल जो है ये भी हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कुछ IV इन्फ्यूजन वगैरह। तो हॉस्पिटल फार्मेसी इसमें करेक्ट है। फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ ड्रग इज प्राइमरली कंसर्न अंडर द स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, एम्बुलेटरी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी। तो इसमें ऑप्शन जो है वो डी है, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है कि ड्रग जो है बॉडी के अंदर किस तरह एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी देर में एब्जॉर्ब हो रही है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आती हैं। और वो हम क्लिनिकल एब्जॉर्प्शन में यानी उसके कंट्राइंडिकेशन वगैरह क्या है, तो ये क्लिनिकल फार्मेसी डिस्कस करती है। क्लिनिकल फार्मेसी में जो है इसको डिस्कस किया जाता है या ये उसके स्कोप में आता है क्लिनिकल फार्मेसी। A common list of drug used in the healthcare system formulary, drug catalog, formulary manual, hospital formulary। अब जो कॉमन लिस्ट जो होती है वो मैंने आपको बताया था वो फार्मूलरी होती है। ठीक है कि ये जो लिस्ट होती है, जो कॉमन लिस्ट ऑफ ड्रग यूज इन हेल्थकेयर सिस्टम इज फार्मूलरी। ड्रग कैटलॉग नहीं होता, फार्मूलरी मैनुअल भी नहीं होता, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कौन सी ड्रग है, किस तरह की ड्रग है, कैसे उसको हम सेव करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, किस तरह परचेज करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है फार्मूलरी के लिए। तो ऑप्शन जो है ए जो है वो ठीक है। कॉमन कैरेक्टर बिटवीन फार्मूलरी एंड ड्रग कैटलॉग। अब ये जो कॉमन कैरेक्टर है जी, जेनेरिक नेम, टॉक्सिकोलॉजी, पोसोलॉजी एंड काउंटर इंडिकेशन। अब फार्मूलरी के अंदर जो है वो जेनेरिक नेम से ड्रग होती हैं और ड्रग कैटलॉग के अंदर भी जेनेरिक नेम से होती है। लेकिन फार्मूलरी के अंदर हम जो है वो आमतौर पर टॉक्सिकोलॉजी को डिस्कस नहीं कर रहे होते और काउंटर इंडिकेशन, उसमें अंदर पोसोलॉजी होता है, डोज होता है, उसकी स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ होती है मेडिकेशन की। ठीक है, कुछ हद तक जो है वो काउंटर इंडिकेशन भी आ जाती हैं, लेकिन जो है टॉक्सिकोलॉजी अमूमन नहीं होती। लेकिन ड्रग कैटलॉग के अंदर जेनेरिक भी होता है, टॉक्सिकोलॉजी भी होती है, पोसोलॉजी भी होती है, काउंटर इंडिकेशन भी होती है। तो ये जेनेरिक नेम जो है ये कॉमन है, ये फार्मूलरी के अंदर भी होगा, फार्मूलरी में भी ड्रग जेनेरिक नेम से लिखी जाएगी और ड्रग कैटलॉग के अंदर भी ड्रग जो है वो जेनेरिक नेम से लिखी जाएगी। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब नंबर 17 जो है, द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन फ्रीडम कैन बी डिप्राइव्ड ड्यू टू स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ फार्मूलरी। ठीक है, अब फार्मूलरी के साथ अब डॉक्टर ने जो है वो फार्मूलरी के देख के ही मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करना है कि फार्मूलरी के अंदर कुछ ड्रग्स हैं, अब डॉक्टर ने उसी ड्रग्स के अंदर से जो है वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी है। तो उससे डॉक्टर की आज़ादी जो है, आज़ादाना तौर पर मेडिकेशन लिखना जो है वो डॉक्टर का वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो फार्मूलरी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रग? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, ब्रिटिश फार्माकोपिया, JMA जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, और डी जो है ऑल ऑफ दीज। अब इसमें जो है ऑल ऑफ दीज आएगा ऑप्शन, क्योंकि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ये भी एक क्या कहते हैं, इसमें भी साइंटिफिक रिसर्च शामिल होती है। बेसिक जो है ये मैगजीन है, ठीक है, जो कि सारी जो है वो प्रिंसिपल्स पे, ड्रग रिसोर्सेज के ऊपर जो है मुश्तमिल होता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया ये ऑफिशियल बुक है कि कैसे ड्रग जो है प्रिपेयर की जाती हैं, उसके क्या जो है स्ट्रेटजी होती है और क्या क्या जो है वो प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट होते हैं। तो ये जर्नल जो है JAMA ये जर्नल भी जो है ये भी प्राइमरी सोर्स है, यानी इनके अंदर जो है साइंटिफिक रिसर्च डॉक्टर्स की, लैब्स की वो शामिल होती है। तो इससे जो है देखकर हम जो है आगे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग या ड्रग को जो है बनाने के अंदर जो है ये मालूमात हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो ये जो है ये प्राइमरी सोर्स है सारे। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज आएगा। नंबर 19 है जी, टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेट टू विच ऑफ द ऑप्शन? तो टर्शियरी इंफॉर्मेशन जो है BNF
USP and drug formulae, WHO source, both A and B। अब जो टर्शी सोर्स है, अब उसमें हमारे पास BNF आ जाता है जी, आपको बताया था, और WHO सोर्स, यानी WHO जो हमें मालूमात देगा अपनी उसकी वेबसाइट के ऊपर आएंगी, और BNF के अंदर ब्रिटिश नेशनल फार्मूला, ठीक है, ये बुक की फॉर्म में होती है आमतौर पर। अब अगर हमें किसी की डोज मेडिकेशन की डोज का ना पता हो तो हम फौरन वो बुक खोलते हैं, उससे पता कर लेते हैं। तो ये टर्शी सोर्स है। तो ये सॉरी, इसमें डी ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए एंड बी, यानी BNF एंड USP एंड ड्रग फार्मूला, ठीक है। तो यानी जो US के अंदर फार्मूला यूज होती है और BNF ब्रिटिश नेशनल फार्मूला जो है, तो ये दोनों जो है टर्शी सोर्स है। ये WHO सोर्स जो है ये इंटरनेशनल सोर्स के अंदर आ जाता है। अपेंडिक्स ऑफ फार्मूला इंक्लूड्स, अब जो अपेंडिक्स जो होता है फार्मूला का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल हो सकती हैं। अब ये 20 है जी, 20 के अंदर आता है जी सप्लीमेंट्री मटेरियल, फार्मूलाज, इक्विपमेंट लिस्ट, ऑल ऑफ दीज। अब इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि अपेंडिक्स जो होता है वो एडिशनल जिसे जो है इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो फार्मूले के साथ लास्ट पर जो है अटैच होती हैं, कि उसके अंदर फार्मूला भी आ जाते हैं, सप्लीमेंट्री मटेरियल भी आ जाते हैं, इक्विपमेंट लिस्ट भी आ जाती है कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ हो सकते हैं, फार्मूलाज के बच्चों की डोज कैसे कैलकुलेट करनी, बड़ों की कैसे कैलकुलेट करनी है, अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो फिर डोज कैसे कैलकुलेट होगी। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आ जाते हैं। नंबर 21 है जी, फार्मूला कैन बी अप्रूव्ड बाय द प्राइमरी कंसर्न ऑफ MTC, मेडिकल थेरेप्यूटिक कमेटी, PTC, पेशेंट थेरेप्यूटिक कमेटी। नंबर सी है जी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मेसी, HOD। अब इसमें जो है नंबर बी है ऑप्शन, पेशेंट थेरेप्यूटिक कमेटी। अब पेशेंट थेरेप्यूटिक कमेटी की जो कंपोजिशन है उसमें फार्मेसी भी शामिल होती है, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल होती है, और फिजिशियन भी शामिल होते हैं, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल होती है, ठीक है। नर्सिंग भी, फार्मेसी भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी और फिजिशियन भी, ये चारों शामिल होते हैं। जब चारों शामिल हो गए तो फिर ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें आ गया, मेडिकल भी आ गया, इसमें फिजिशियन भी आ गया और फार्मेसी भी आ गया। तो नंबर बी जो ऑप्शन वो ज़्यादा जो है वो बाकी तीन के कंपेरेबल टू अदर 3 ऑप्शन, नंबर बी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। तो नंबर बी जो है ऑप्शन वो इसमें ठीक है। अब 22 है जी, the delivering of medicine according to physician prescription in 2 or more doses to the patient from bulk is a proper counseling, patient education, consulting और dispensing। अब ये जो ज़ाहिर है पेशेंट को जो है एक या दो ज़्यादा उसमें से बल्क में से निकाल कर, कंटेनर में से निकाल कर उसको 1, 2 या 3 या 4 डोजेज पेशेंट को देना, ठीक है। तो उसको वो डिस्पेंसिंग के अंदर आता है, यानी पेशेंट लेके आया है डॉक्टर का नुस्खा, उसके ऊपर डॉक्टर ने कोई भी मेडिकेशन लिखी हुई है कि आपने इतने दिन के लिए लेनी है। अब कंटेनर के अंदर जो है पूरी 100 टैबलेट्स हैं या 100 डेज की मेडिकेशन है, तो उसको जो है वो ये 2 या 2 से ज़्यादा डोज देने का जो अमल है वो डिस्पेंसिंग होता है, कंसल्टेशन नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होता, काउंसलिंग नहीं होता। तो नंबर डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन वो ठीक है। अब 23 जो है, डैश ड्रग सिस्टम प्रिंसिपली अप्लाइज इन स्मॉल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, इंडिविजुअल, फ्लोर, बास्केट, इनवेलप। अब नंबर इसमें जो है ऑप्शन ए जो है ये ठीक है। अब छोटे हॉस्पिटल में जो है वो इंडिविजुअली हर पेशेंट को अलग-अलग मेडिकेशन दी जा रही होती, क्योंकि वहाँ पे फ्लो होता नहीं है इतना ज़्यादा, तो वो पेशेंट बाय पेशेंट जो है या पेशेंट बाय नेम जो है वहाँ पर इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर हर पेशेंट को अलग जो है वो मेडिकेशन दे रहे होते हैं, ताकि उनको जो है बिलिंग में आसानी हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए ठीक है। 24 है जी, इन विच सिस्टम ड्रग्स आर स्टोर्ड इन सेंट्रल और मेन फार्मेसी। अब इसमें ऑप्शन ए जी है, CUDD आ जाता है इसके अंदर। और नंबर 2 है जी, नंबर बी ऑप्शन बी है जी, DUDD
और इसमें ऑप्शन सी है जी कैड आ जाता है और डी है जी UDDS आ जाता है। तो अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन ए CUDD यानी सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, ठीक है, इन विच सिस्टम ड्रग आर स्टोर्ड इन सेंटर और मेन फार्मेसी। तो इसमें ऑप्शन ए जो है इसमें सेंटर यूनिट यानी इसमें यूनिट डोज होती है। तो जब यूनिट डोज जो होती है वो मेन फार्मेसी के अंदर या मेन स्टोर के अंदर स्टोर होती हैं ड्रग्स, तो वहाँ से यूनिट बाय यूनिट के जो एक टाइम की जो मेडिकेशन है वो यूनिट में जो है वो पेशेंट को दे देंगे, डिलीवर कर देंगे। जब उसको वो मेडिकेशन यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, उसकी मेडिकेशन की वो पेशेंट को लग गई, पेशेंट तक पहुँच गई, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम होगा तो फिर अगला यूनिट जो है यूनिट डोज उसकी लेके जाएंगे। तो इसमें ये CUDD यानी सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, ये बी जो है DUDD यानी डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग जो है वो नहीं आएगा। कैड जो है ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिस्पेंसिंग जो है कंप्यूटर एडेड डिस्पेंसिंग नहीं आएगा। या EMR इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड ये भी नहीं आएगा। ये सॉरी डी जो है UDDS यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम ये भी तो ये भी ऑप्शन जो है ये करीब तो है, लेकिन जो है CUDD जो है वो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है इसमें। तो ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। विच इज़ करंटली यूज ऑथेंटिक एंड अप टू डेट सिस्टम ऑफ डिस्पेंसिंग, कौन सा सिस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छा बेहतर है और जदीद है? UDDS यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, DUDDS डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, सी जो है कंप्यूटर एडेड डिस्पेंसिंग सिस्टम और EMR इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। अब इसमें जो है ऑप्शन सी जो है कंप्यूटर एडेड सिस्टम जो है वो ज़्यादा जो है ऑथेंटिक है। क्यों ऑथेंटिक है? क्योंकि इसमें जो है गलती के चांसेस जो है वो कम होते हैं और जो मैन पावर है वो कम होती है। यानी डॉक्टर ने कंप्यूटर के अंदर अपनी मेडिकेशन एरर कर दी और उसको स्टोर कर दिया, सेव कर दिया। फार्मेसी ने अपना सिस्टम खोला और फार्मेसी वालों ने जो है वो जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन उनके पास आ जाएगी ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर। पेपरलेस वर्क होगा, पेशेंट को भी आसानी होगी और डॉक्टर को भी आसानी होगी, फार्मेसी को भी आसानी होगी कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिक ऑनलाइन हो रही है। उसके लिए आपको पेपर की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट जो है वो आपको फाइल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिस्टम के अंदर ही सारी चीज़ें जो है सेव होगी। तो डॉक्टर ने सेव कर दी, फार्मेसी के पास ओपन हो गया, फार्मेसी ने जो है वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो निकाल ली, उसके पास मेडिकेशन आ गई, वहीं से वो प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को दे दी। तो इसमें जो है एरर के चांसेस भी कम होते हैं और अप टू डेट सिस्टम भी है। 26 जो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड डिस्पेंसिंग इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, ये 26 जो है ये ए इसका ठीक है। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट और डिस्पेंसिंग जो है वो बेसिक ड्यूटी फार्मासिस्ट की होती है। 27 है जी इन डैश फार्मेसी लिमिटेड ड्रग विद सिंगल डोजेज फॉर्म अवेलेबल फॉर प्रॉम्प्ट यूज। अब ये जो है अब कहाँ पर जो है OPD के अंदर, एमरजेंसी के अंदर, वार्ड के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर। अब जो लिमिटेड महदूद ड्रग जो है वो एक ही यूनिट डोज के अंदर, सिंगल डोज के अंदर जो है वो बहुत जल्दी में, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फौरन, जो है वो चाहिए होती है, वो बी ऑप्शन जो है वो 27 का बी ऑप्शन यानी एमरजेंसी। अब एमरजेंसी के अंदर ही जो है वो लिमिटेड ड्रग होती हैं जो जान बचाने वाली अद्वियात होती हैं और वो फ़ौरन चाहिए होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। 28 है जी द यूज़ ऑफ डायरेटिक एट लेट नाइट और लेट इवनिंग इंक्लूड इन लॉन्ग डैश एरर। अब इसमें जो है प्रिपरेशन, डोजेज, एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, ये डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब डायरेटिक जो है वो
इन मेडिकेशन का लेने का जो टाइम जो है वो लेट टाइम जो है वो होगा टाइम एरर के अंदर, यानी जो है वो मेडिकेशन उनको अर्ली इवनिंग के अंदर लेनी चाहिए, यानी 4 बजे शाम को या 3 बजे जो है आफ्टरनून में या दोपहर को या 10-11 बजे ये मेडिकेशन उसको लेनी चाहिए। अगर लेट नाइट में लेगा तो उसको रात को यूरिनेशन का प्रॉब्लम होगा, उसकी जो है स्लीप जो है नींद जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो ये टाइम के अंदर आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन तो वो ठीक है ऑलरेडी ले रहा है, डोजेज भी उसकी ठीक हो सकती है, प्रिपरेशन भी ठीक होगी कि वो डायरेटिक ही ले रहा है, लेकिन टाइम जो है वो गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। 29 है जी, टू रिमूव मेडिकेशन एरर विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट फार्मेसी जेन्युइनली। ये जो है मेडिकेशन का एरर ख़त्म करने के लिए फार्मासिस्ट को कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है उसकी हेल्प कर सकता है फार्मासिस्ट की, कि वो अच्छे तरीके से डिस्पेंस करे। अब उसमें फार्मेसी टेक्नीशियन है, फिजिशियन है, नर्सिंग स्टाफ है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब फार्मेसी के अंदर या तो फार्मेसी टेक्नीशियन होता है, फार्मासिस्ट होता है, या फार्मेसी टेक्नीशियन होता है, या फार्मेसी का स्टाफ होता है। तो फार्मेसी का स्टाफ में जो है बेसिकली वो फार्मेसी टेक्नीशियन आ जाएगा। तो फार्मेसी टेक्नीशियन ही जो है वो फार्मासिस्ट को असिस्ट करेगा, उसकी हेल्प करेगा अच्छी डिस्पेंसिंग के अंदर, कि वो स्मूथ लाइन जो है पेशेंट को मेडिकेशन जो है वो डिस्पेंस हो और एरर जो है वो कम हो डिस्पेंसिंग। ठीक है, कि जब प्रिस्क्रिप्शन आएगी फार्मासिस्ट पीछे जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन को प्रिस्क्रिप्शन देगा। फार्मासिस्ट जो है फार्मेसी टेक्नीशियन वो क्वालिफाइड है, तो वो जो है एरर को कम करते हुए, गलतियों को कम करते हुए मेडिकेशन प्रिपरेशन करके फार्मासिस्ट को दे देगा, उससे डिस्पेंसिंग का एरर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो असिस्ट जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन करेगा। ठीक है, फिजिशियन ने अपने प्रिस्क्रिप्शन करनी है, वो अपने रूम में जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहा होगा। अब नंबर 30 जो है DUR अंडर फार्मासिस्ट विद द असिस्टेंस ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन कैन मिनिमाइज डैश एरर एब्सोल्यूटली। अब नंबर 30 ये DUR का मतलब होता है ड्रग अंडर रिव्यू। ठीक है, तो ये जो ड्रग अंडर रिव्यू जो होती है, DUR जो सिस्टम जो होता है, अब ये सिस्टम जो होता है, तो ये सिस्टम इससे जो है हम अगर ये फार्मेसी असिस्टेंट टेक्नीशियन की असिस्टेंट मदद की वजह से फार्मासिस्ट जो है ये सिस्टम इसके इस्तेमाल से जो है क्या चीज़ मिनिमाइज कर सकता, कौन सा एरर गलती जो है वो एब्सोल्युटली मुकम्मल तौर पर जो है वो कम हो सकती है। ठीक है, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू यानी पेशेंट जो है वो जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है उसका रिव्यू, उसका जो जायज़ा जो होता है अंडर फार्मासिस्ट की ज़ेर निगरानी फार्मेसी टेक्नीशियन की मदद के साथ जो है ये कैन मिनिमाइज कम कर सकते हैं एरर। कौन सा एरर है जी? वो मेडिकेशन एरर, ओमिशन एरर, डिटोरिएशन एरर, डिस्पेंसिंग एरर। अब इसमें जो है मेडिकेशन एरर आ जाएगा। ठीक है, कि फार्मासिस्ट जो है वो अपने फार्मेसी टेक्नीशियन की वजह से मेडिकेशन की जो थेरेपी चल रही है, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू जो चल रहा है कि पेशेंट जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है उसको जो है रिव्यू कर रहा है, फार्मासिस्ट जो है बार बार उसको चेक कर रहा है, तो उससे जो गलत किस्म की जो मेडिकेशन होगी या कोई मेडिकेशन जो ऊपर नीचे होगी या उसके अंदर कोई ख़राबी होगी उसकी मेडिकेशन के अंदर, उसके अंदर कोई कंट्राइंडिकेशन होगा या साइड इफ़ेक्ट होगा या डोज के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, तो वो जो है ख़त्म हो जाएगा, वो एरर ख़त्म हो जाएगा। तो मेडिकेशन एरर जो है वो एब्सोल्युटली जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो 30 में जो है ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। तो ये आपके MCQs हो गए। नंबर 2 में जो है ये 3-3 मार्क्स के जो है ये डिफरेंट जो है आपको डेफिनेशंस दी गई थी या टर्मिनोलॉजी दी गई थी, इनको आपने डिस्क्राइब करना था। ठीक है जी, तो ये आपका जो है ये MCQ डिस्कशन होगी जी। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया।